Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्जा, CEO and founder at Shabasoft. Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS at LUMS with Zain Khan Saab. Zain Khan Saab is currently doing BS Electrical Engineering from LUMS. बाकी उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उन्होंने लम्स में दाखिला कैसे लिया, लम्स की फीसिस वगैरह क्या है और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स जैन खान साहब, माशाल्लाह कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि बिफोर कमिंग टू लम्स जो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? सर बिफोर कमिंग टू लम्स मेरा ओ लेवल्स और ए लेवल से बैकग्राउंड था। मैंने अपना ओ लेवल्स और अपना ए लेवल्स जो है वो लाहौर ग्रामर स्कूल जौहर टाउन LGS GT से किया हुआ है। उसके बाद मैंने लम्स में अप्लाई किया था और अब मैं वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है ग्रेजुएशन परसू कर रहा हूँ, जी, अंडरग्रेड परसू कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट एन इम्प्रेसिव जर्नी। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, देखें आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज की ऐसे जो है बीएस, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑब्वियसली लाहौर में अदर रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक यूईटी है, आपके पास कॉमसेट्स है और जो है फास्ट है, तो मतलब ऑब्वियसली व्हाई गोइंग फॉर द लम्स जो है? जी, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग देखें ना तो पढ़ाई तो एक अलग साइड पे आती है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ की। जो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ होती है उसमें बहुत सारा टाइम आपका वो गुजरता है जिसमें आप सीखते हैं। आप सीखते हैं लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, आप सीखते हैं कि आपका एक्सपोजर क्या है। आप बहुत सी मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है ना वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती है, क्योंकि ये आप ग्रोथ का टाइम होता है। आप ऑब्वियसली पढ़ते हैं आप साथ साथ, और पढ़ाई के साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोग एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते हैं। यू लर्न हाउ टू टॉक टू पीपल, यू लर्न हाउ टू इंटरेक्ट। और आपका ना बहुत ज़्यादा ना को करिकुलर साइड भी आपकी होनी चाहिए, जो अगर आपकी इस उम्र में एक्सप्लोर हो ना तो आपको ना बेहतर अपने आप के बारे में पता चलता है जब आप ग्रेजुएशन करके निकलते हो वहाँ से। उस एस्पेक्ट में मेरे वालिद साहब से भी मैंने डिस्कशन की और मैंने बहुत देखा। और उसके बाद एक और ये एस्पेक्ट भी होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो अगर आपने कहीं बाहर अप्लाई करना है, अपने लेट से आप मास्टर्स के लिए जाते हैं या अब्रॉड के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपका जो एक डिग्री होती है ना, डिग्री इन इट सेल्फ अलग चीज़ होती है। जो एक यूनिवर्सिटी का आपका नेम होता है कि इस इंसान ने या स्टूडेंट ने वहाँ से ग्रेजुएशन की हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उस एस्पेक्ट से जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि लम्स एक ऐसा इदारा है जो मुझे एक अच्छी रिप्यूट दे पाएगा, एक अच्छी एजुकेशन भी दे पाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं पढ़ाई के एस्पेक्ट से बात करूं तो फिर मैंने खुद जाके और लम्स की अगर वेबसाइट भी चेक करें तो उनकी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप फैकल्टी है प्रॉपर इंजीनियरिंग की। असल में लोगों का एस्पेक्ट ये बना हुआ है कि जो लम्स है वो प्रॉब्ली फॉर बिजनेस वाली साइड पे है, मगर ये इसलिए क्योंकि लोगों में लैक ऑफ नॉलेज है, लोग इतना रिसर्च नहीं करते इसके बारे में। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करें तो लम्स के पास बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास वेल डेवलप लैब्स हैं। जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सारे PhDs हैं, बाहर से अच्छी अच्छी डिग्रीज लेके आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है उनके पास भी, और लैब्स में भी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हैं। तो ये सब चीज़ें मिलके जब मैंने देखा कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी था और थोड़े से और फैक्टर्स भी थे, तो मुझे लगा कि लम्स वुड बी अ गुड चॉइस फॉर मी, तो इसलिए मैंने फिर लम्स को पसंद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा बड़ा एलैबोरेटिव मेथड में आपने बता दिया। अच्छा थोड़ा सा बताइएगा, इफ अ कैंडिडेट वांटेड टू अप्लाई फॉर बीएस इन लम्स, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता दें कि कहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड कर सकता है, कहाँ पे अप्लाई करना होता है और चालान वगैरह, ये थोड़ा सा इस बारे में बेसिक्स क्या है? जी सर। तो सर बेसिकली द होल प्रोसेस ना वो सारा ऑनलाइन होता है। अगर आप लम्स का देखें तो मतलब जब तक आपको एडमिशन ऑफर आपको कंफर्म नहीं होता है, तो आपका जो उससे पहले जितना प्रोसेस है वो आपका सारा ऑनलाइन होता है। तो होता है शुरू में ये है कि जब लम्स के दाखिले खुलते हैं, जो कि जैसे अभी तो सेप्टेम्बर से आ रही हैं, थोड़े से पहले जब फरवरी मार्च में शुरू होता है दाखिलों का प्रोसेस सब यूनिवर्सिटीज का साथ ही, तो उसमें लम्स वालों का एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसमें आप जब लम्स की वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो वहाँ पर उसका लिंक दिया होता है। आप जाके उस पोर्टल पे खोलते हैं, पोर्टल पे आप उसी तरह से अपना एक आईडी बनाते हैं और अपना पासवर्ड बनाते हैं, और उसको पोर्टल अपना सिग्नेचर डालते हैं आप उसके अंदर, और आप उनके पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो जाते हैं। पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होने के बाद वो आपसे ना फिर उनकी 5-6 स्टेजेस हैं जिसमें वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। पहली स्टेज में जो होती है उनकी, वो आपसे पूछते हैं कि आपका जो आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई आपकी, जो आप ऐसे एक फॉर्म पे फिल करते हैं वो आप ऑनलाइन फिल कर रहे होते हैं कि आपका नाम, आपके घर वालों का नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, पेरेंट्स का CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह, वो सारी बातें जो होती हैं पहली स्टेज में आती हैं। फिर उसके बाद आगे जाके वो आपसे पूछते हैं कि
क्या नाम है उसका, इससे पहले आप कहाँ से पढ़े हुए थे, इससे पहले आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आपका ए लेवल हो गया तो ए लेवल का रिजल्ट हो गया, वो उसका कहते हैं कि आपको स्कैन करके देंगे। एफएससी हो गया तो एफएससी का रिजल्ट वो स्कैन करके अटेस्ट, ये उनकी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे लेते हैं ना इस चीज के बारे में, दे वांट यू कि वो अटेस्ट हुआ हुआ, यानी कि किसी सीनियर अफसर से वो अटेस्ट हुआ हुआ, वरना वो डॉक्यूमेंट ना, ऐसा डॉक्यूमेंट वो स्कैन करके, वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट आप वो लें, उसको टेस्ट करवाएं, उसको स्कैन करें, और उनके उसी उसी वेबसाइट पे वो सब चीजें अपलोड होती हैं। उसके बाद जाके वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप उनको बता सकें कि आपने और एक्स्ट्रा करिकुलर जो है पढ़ाई के अलावा, लेट से कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है या कोई ऐसी चीज में अच्छा है, तो वो उसके बारे में वो वाला भी उन्होंने ऑप्शन दी होती है कि आप वो ना उधर भी आप उसको वो चीज भी आप अगले स्टेज में जाके वो भी लिख सकते हैं बीच में। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी डिग्री की चॉइस क्या है। इसमें से हमारे पास लम्स में 5 स्कूल्स हैं, 5 हैं उसमें हमारे पास लॉ, सॉरी 4 स्कूल्स हैं। लॉ है, एक लॉ का स्कूल है, एक इंजीनियरिंग का स्कूल है, एक बिजनेस का स्कूल है, एक ह्यूमैनिटीज का स्कूल है, और एक और स्कूल ऑफ एजुकेशन है, जो मिलके 5 हो जाते हैं। तो आप उनमें से एक स्कूल डिसाइड करते हो कि आपने कौन से स्कूल में वो करना है अप्लाई। फिर आप उनको बताते हो कि आपकी डिग्रीज कौन सी हैं, वो आप आगे आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं जरा एप्लीकेशन प्रोसेस पर फोकस करता हूँ। तो उसके ऊपर आप उनमें से 2 प्रेफरेंसेस देते हैं उनको कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी डिग्री में होगी, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी डिग्री पे होगी, वो करते हैं आप। तो ये आपके 4-5 स्टेप कवर होते हैं। फिर आगे जाके वो आपसे एक पर्सनल स्टेटमेंट का कॉलम होता है उनका, जिसमें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी उसकी वर्ड लिमिट वेरी करती है यूजली, तो वो आपकी मर्जी होती है कि आप जितना मर्जी उसको कर दें, मगर वो 500 से 1000 लफ्ज के दरमियान का एक अच्छी आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है कि आप लम्स उस डिग्री में जाना क्यों चाहते हैं। तो उसमें आपके पास जैसे अगर आपकी 2 प्रेफरेंसेस हैं तो आप दो थोड़े थोड़े 500 वर्ड्स के उस तरह से एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके बाद जो आपके रेलिवेंट टेस्ट के स्कोर्स होते हैं, सैट वगैरह, वो आप डालते हैं। वो सब कुछ अपलोड करने के बाद आप उसकी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। और जब उसको सबमिट करते हैं तो उसके ना एक पीडीएफ फॉर्म ना लफ्ज वाले, ये मैं आपको जब मैंने अप्लाई किया तब का बता रहा हूँ, शायद थोड़ा बहुत 19-20 फर्क आ गया हो, पर मोटी मोटी बातें यही होंगी। तो उससे आपके पास जब आपका सबमिट हो जाता है तो आपके पास एक चालान फॉर्म निकल आता है बैंक का, और चालान फॉर्म निकल आता है और वो पीडीएफ निकल आती है। आप उस चालान फॉर्म को पे करवाते हैं, उसको स्टैम्प करवाते हैं, और वो जो आपकी पीडीएफ बनती है टोटल, वो आपको टीसीएस करवा देते हैं लम्स के एडमिशन ऑफिस, और वो आपका एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सही जो है ना सही स्टडी करके आए हैं एक एक चीज। अच्छा अच्छा, जो कि बड़ा मैं बेनिफिशियल समझता आप हूँ इस। कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मसला होता है, मुझे भी अपने टाइम पे हुआ था। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अब ये रिकॉर्ड हो ही रहा है, आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो सबको प्रॉपर सही से नॉलेज मिल जाए कि उनको मसला आना है बीच में। यस यस, दैट्स द टोटल पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपने टेस्टिंग का तो माशाल्लाह, अब एप्लीकेशन का तो बता दी कि इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्वियसली टेस्टिंग सेंटर बनते होंगे कि जो है ना, तो लम्स के टेस्टिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे बनते हैं, मतलब लम्स के विद इन लम्स ही बनते हैं या मतलब और भी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कंडक्ट कर रहे होते हैं? सर उसमें ये होता है कि ना, एक आपका टेस्ट होता है उसको बोलते हैं SAT। ठीक है। तो वो एक ना स्टैंडर्ड जनरलाइज टेस्ट होता है। वो टेस्ट ना लम्स नहीं लेता। वो एक इदारा है, उसको बोलते हैं कॉलेज बोर्ड। वो कॉलेज बोर्ड वो वाले टेस्ट लेता है, और वो सिर्फ लम्स के लिए नहीं होते, वो और भी बहुत से इदारों के लिए होते हैं। लम्स वालों ने अपने लिए वो रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि वो सैट का जो टेस्ट है वो बच्चों ने दिया वो विद एसे। तो वो सर एक ऐसा कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो लम्स वाले खुद लेते हो, वो जनरलाइज टेस्ट है। उसके लिए आपको कॉलेज बोर्ड की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करें तो वो आ जाएगी। तो उस वेबसाइट पर जाके एक SAT 1 का एग्जाम होता है, जो कंपलसरी लम्स वाला ने किया हुआ है कि अगर आपने लम्स में अप्लाई करना है तो आपको वो वाला टेस्ट विद एसे देना पड़ेगा। उस टेस्ट का स्कोर जो होता है वो 1600 में से होता है, और उस तरह से ये चलता है काम। तो ये हो गया लम्स में अप्लाई करने के लिए। आपने लम्स में किसी भी डिग्री के लिए अप्लाई करना है, रिगार्डलेस ऑफ योर डिग्री, यू नीड दैट टेस्ट। ठीक हो गया। इसके बाद इफ यू आर अप्लाइंग टू द स्कूल ऑफ साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, तो इसमें आपके पास एक और रिक्वायरमेंट आती है कि आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं। इसी तरह से जैसे SAT 1 होता है, उसी तरह से एक SAT 2 होता है। तो वो लोग मांगते हैं कि कम से कम आपने 3 सब्जेक्ट्स के SAT 2 दिए हुए हों, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री जो मर्जी आपका दिल चाहे, तीन तीन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आपने SAT 2 दिए हों। या फिर जो लम्स वालों का है उसके ऑल्टरनेटिव पे लम्स वालों का एक अपना टेस्ट होता है जो खुद लेते हैं लम्स के अंदर ही, जिसको बोलते हैं SSC टेस्ट। तो या तो आप वो टेस्ट दे देते हैं।
तो 2 रिक्वायरमेंट्स हो गई टेस्टों के हिसाब से। एक तो एसएटी 1 हो गया, जो सबने देना है रिगार्डलेस ऑफ द डिग्री यू वांट टू अप्लाई इन। उसके बाद द सेकंड टेस्ट जो लम्स का एसएससी टेस्ट है, या तो आपने वो टेस्ट तो दिया हुआ हो, या फिर आपने एसएटी 2 का टेस्ट दिया हुआ हो। एसएटी 2 टेस्ट वाला इसलिए क्योंकि जो मोस्टली ए लेवल के बच्चे होते हैं ना, उन्होंने एसएटी 2 का टेस्ट दिया हुआ होता है, तो वो उसके बेस पे अप्लाई कर देते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं, या मेजोरिटी बच्चे जो होते हैं, जैसे मेरा मेरा पूछे मैंने नहीं दिया हुआ था, मैंने भी लम्स का एसएससी का टेस्ट दिया था। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ज़ैन खान साहब, माशाल्लाह आपने जो है एसएटी 2 के बारे में बता दिया, एसएटी 1 के बारे में बता दिया, और जो लम्स का स्पेसिफिक टेस्ट है उसके बारे में बता दिया। तो मुझे बताइएगा, आपने कहा कि जो ओ लेवल्स ए लेवल से आए होते हैं वो एसएटी 2 का टेस्ट वैसे ही दे के आए, मोस्टली उन्हें दिया होता है जो है वो इसके लिए, क्योंकि ना अगर आपने किसी और बाहर के मुल्क यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होता है ना, तो वहाँ के लिए आपको एसएटी 2 चाहिए होता है। यानी कि आप उसको बोलते हैं सैट 2, मतलब के कॉमन टर्म्स में आप उसको स्लैंग में सैट 2 बोलते हैं। तो उन्होंने उसके लिए सैट 2 अप्लाई किया, वो दिया होता है बाहर की यूनिवर्सिटीज में, तो फिर वो लम्स में भी वही यूज कर देते हैं, वो टेस्ट नहीं देते, तो इसलिए। ठीक। अच्छा अच्छा, इस पॉइंट से मेरे ज़हन में एक क्यूरी रेज़ होती है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में लम्स का टेस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है टुवर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ के मतलब एफएससी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्या मुश्किल होता है, या मतलब आपके ख्याल में सेम किस्म की जो है स्ट्रेंथ फॉर एफएससी एंड ओ लेवल ए लेवल जो है वो पहुंची होती है? थोड़ा-सा इस बारे में बता दें। सर इसमें ना मोस्टली ये होता है कि हर साल जो टेस्ट बनता है, वो तो आपको पता नया टेस्ट बनता होगा। तो अगर आप देखें तो जो मेजोरिटी ऑफ करिकुलम है ना, जो ए लेवल्स वाले बच्चे पढ़ते हैं और जो एफएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, वो मोस्टली सेम होता है। पर अब उसमें ये होता है कि कुछ छोटे छोटे की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कभी कभार एफएससी वालों को ज़्यादा स्ट्रांग आते हैं, या कभी कभार हमें स्ट्रांग आते हैं। तो जब आप उसकी तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो ए लेवल वाले बच्चे जो होते हैं वो भी तैयारी करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो एफएससी के बुक्स पढ़ लें, और एफएससी वालों की कोशिश होती है कि वो सैट 2 वाली थोड़ी साइड पे चले जाएं। तो उसमें ये होता है कि कभी कभार, मतलब कि वो हर दफा क्योंकि टेस्ट नया बन रहा होता है, और वो कॉन्सेप्ट्स को इतने ज्यादा नहीं है सारी जो डिस्क्रिमिनेशन हो, मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं। पर वो आज की बात थोड़ा सा एक पैटर्न होता है, तो वो पैटर्न कभी कभार आप कह सकते हैं, कभी कभार शायद वो इस तरह से मोल्ड हो जाए उसके सवाल के, एरियल वाला बच्चा ज्यादा अच्छा उसको अडॉप्ट कर ले, और कुछ शायद कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि एफएससी वाला बच्चा ज्यादा अच्छा उसको अडॉप्ट कर ले। पर वो ये है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि जिस बच्चे ने करिकुलम, चाहे वो ए लेवल्स का हो चाहे वो एफएससी का हो, सही से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो उसको मसला नहीं होगा। क्योंकि सर वो टेस्ट जो होता है ना, वो कंसेप्चुअल बेस पे आपको टेस्ट आता है। उसमें ये नहीं होता कि कोई फिक्स सवाल हैं जो बार बार आते जाएंगे, या फिक्स ऑप्शन हैं जो दूर हो जाएंगे, वो नहीं है। जिसने भी, चाहे उसने, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा अजीज दोस्त हैं जिन्होंने एफएससी का करके भी बहुत अच्छी तरह अच्छा नंबर लिए हुए उन टेस्टों में, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ए लेवल भी करके किया हुआ है। बट डिपेंड ये करता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपने समझा हुआ है सही से, तो आप उसको मुख्तलिफ सिचुएशंस में अप्लाई कर पाते हैं। Done. In a nutshell, if you have cleared your academic background conceptually, तो सेम ही है, मतलब आप सेम लेवल पे खड़े होंगे। जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह पढ़ते हैं। ठीक है। बिल्कुल अच्छा अच्छा, आपने सर। बता तो दिया। बेसिकली जी जी। एक स्टीरियोटाइपिकल एस्पेक्ट बना हुआ है कि लोग ये समझते हैं कि किसी के लिए आसान हो, किसी के लिए आसान होगा, पर क्लियरिंग ऑल द मिथ्स ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कोर्स कंटेंट है वो सिमिलर ही होता है, तो इफ यू हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट्स तो इट्स नो बिग एट ऑल। जी जी। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने सेट वन का बता दिया। वो तो मुझे मुझे जहां तक लग रहा है, अगर उसको मैं लोकल फॉर्मेट में, ऑब्वियसली आई हैवंट गॉन फॉर द सेट वन, सो आई कुड जस्ट अज्यूम अबाउट इट के जो जो नेट का इधर टेस्ट होता है लोकली, ऑब्वियसली माइट बी स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन करीब करीब जो है एनालिटिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स और इंग्लिश शायद सेम इसी तरह का कुछ उसमें जो है वो सेट वन में कर रहे होंगे। सैट वन जो है वो इंग्लिश और मैथ पे बेस्ड है। तो उसका शुरू में इंग्लिश का पोर्शन होता है, फिर मैथ का पोर्शन होता है। जैसे आप लोगों का जो पाकिस्तान में एनटीएस होता है, मेरे ख्याल से कैसे कुछ होता है, नेट नेट है शायद, मुझे मुझे फिर वो इसका बारे में ऐसे कंफर्म कोई नहीं। एक टेस्ट है ठीक जिसमें जिसका भी ऐसे ही होता है, उसमें ठीक भी इंग्लिश और मैथ की होती है प्राइमरली, तो सैट वन भी। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, अब आते हैं सेकंड टेस्ट की तरफ, जो कि अगर आप ऑब्वियसली साइंसेज और इंजीनियरिंग की साइड पे जा रहे हैं, तो या तो लम्स का आप डायरेक्ट टेस्ट दे रहे हैं, या जो है वो सेट टू आप दे के आए। ठीक है। तो अभी अभी के लिए जैसे आपने जो टेस्ट किया, उसमें उसमें आपसे क्या क्या टेस्टिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो जी के सर। बारे में पूछा गया?
सर उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का पोर्शन था मेरे, जब मैंने दिया था टेस्ट ना। उसमें 4 क्वेश्चंस थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के, जब मैंने दिया था, यानी कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। तो इस साल तो वो टेस्ट हुआ नहीं, क्योंकि कोरोना वगैरह वजूहत थी, तो इस साल तो उन्होंने वही टेस्ट लिया नहीं मेरे ख्याल से। आई एम नॉट रियली श्योर। बट जब मेरी बारी हुआ था, तो देयर वर 4 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, एंड यू हैड टू अटेम्प्ट एनी 3 उनमें से कोई भी ना। तो उसमें ये होता है कि जिन्होंने बायो ली होती है वो उसको ज़्यादा अच्छा वो कर पाते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने ये बैलेंस सेट किया होता है। क्योंकि कुछ ए लेवल्स के बच्चे होते हैं, कुछ फिजिक्स के बच्चे, उन्होंने बायो पढ़ी होती है, तो वो बायो वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं। किसी ने बायो नहीं पढ़ी होती है, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये So a होता है। person who has come from the in obviously FSC level, we say pre-engineering and pre-medical. So I don't know what it said in the A level side, but it means a person who has done his A level with bio can come towards the engineering side. जी जी सर, यस यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई मसला नहीं। ठीक 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 ठीक, क्योंकि सही फिर है। क्योंकि क्योंकि जिन्होंने मेरे ख्याल से वहाँ पे बायो पढ़ी होती है, उन्होंने साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी पढ़ा ही होता होगा, जहाँ जहाँ तक मेरा ख्याल है अपना। तो ठीक वो ठीक उनमें से कोई भी ले सकते हैं। जिन्होंने वहाँ पर जो कंप्यूटर वाली साइड पढ़ी, उन्होंने बायो नहीं पढ़ी होगी, तो वो इस टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने कोई 3 अटेम्प्ट करने ना, कोई चारों में से। ठीक ठीक तो ठीक जिन्होंने बायो पढ़ी हुई है, उनका दिल चाहता है तो वो बायो अटेम्प्ट कर ले, नहीं चाहता तो ना करें, ऑप्शन है आपके पास। ठीक ठीक ठीक। और ये ऑप्शन रन टाइम पे आपने बताना होता है कि आई एम गोइंग टू, या ये आप पहले ही बता देते हैं क्या? बुकलेट में 4 होते हैं, आपको वो कहते हैं कोई से 3 कर लो, ठीक है, तो आप कोई ठीक से 3 कर लो। ये कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। तो बबल शीट ही फिल कर रहे होते हैं आप उसमें भी, तो उसमें से आप देख लेंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, on the basis of scale of 1 to 10, what would you rate about the concepts that are asked in LUMS test? मींस के उनका conceptual level और logical level क्या होता है? मतलब कोई इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा हो कि बस ये बुकिश क्वेश्चन जो उधर लिखी हुई थी लाइन, जस्ट उन्होंने कॉपी पेस्ट करके जो है ना आपको टेस्ट में दे दी, या आप समझते हैं कि 90-95% जो है वो कॉन्सेप्ट्स ही पूछे जाते हैं उसमें? नहीं सर देखें, बिकॉज कोई एज सच बुक है नहीं, ठीक सो है, कोई ऐसी लाइन तो है नहीं जो डायरेक्ट बुक से आए। ठीक ठीक हो ठीक गया। ठीक उसका पैटर्न ये होता है कि अगर आपके पास 30 सवाल है ना, वो सवाल वो वेरी करते हैं, वो एक्चुअली 35 क्वेश्चन है। तो जो शुरू वाले सवाल होंगे वो कंपैरेटिवली आसान होंगे, आपको कम सोचना पड़ेगा। ठीक जो एंड वाले सवाल होंगे वो कंपैरेटिवली थोड़े से आगे जाके ट्रिकियर होते जाएंगे। मतलब दिस इज हाउ ऑल द टेस्ट वर्क है। तो शुरू में आप शुरू करते हैं जब, तो वो आसान होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे जा जाके थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है उनकी। पर कोई ऐसा का सवाल तो खैर, मतलब कोई, हाँ कोई छोटी मोटी एस्पेक्ट ऐसे आ सकता है जो डायरेक्ट उसका आंसर ही एक बनता हो। पर लाइक एज इन वर्ड टू वर्ड कोई ऐसे ऐसा नहीं होता कि जो बुक से याद है, बिकॉज कोई स्पेसिफिक बुक वो लोग आपको देते नहीं है। वो लोग कहते हैं कि आपने एफएससी का कोर्स पढ़ा हुआ, या आपने लोग कोर्स पढ़ा हुआ, तो बस वही दोबारा पढ़ लो। या अगर आपने ए लेवल से हैं तो आप सैट 2 देख लिया। मतलब वो ये बात करते हैं आपको, देयर इज नो सेट करिकुलम जिसपे वो आपको टेस्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये क्यों दे दिया, ये क्यों दे दिया, बिकॉज वो आपको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वही आपसे आपसे पूछेंगे, वहां पर लिखा हुआ भी है। ठीक है। अच्छा अच्छा, इज देयर एनी वेबसाइट और पोर्टल वेयर वी कैन डाउनलोड पास्ट पेपर्स और एटलीस्ट सैंपल पेपर्स दैट वी कुड गेट नो हो कि किस लेवल का पेपर जो है वो लम्स जो है वो क्रिएट कर रही है पीएस में? नहीं सर, असल में होता ये है कि वो पेपर आपके पास वहीं पर आता है और वहीं ठीक पर है, आपसे वापस ले लेते हैं। ठीक है, सो देयर इज नो, और फोन वगैरह वहाँ पर आपको अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है। सो देयर इज नो रीजन कि आपको कहीं से भी उस तरह का पेपर मिल जाए। और फिर उसमें ये भी होता है कि क्रेडिबिलिटी भी होती है। सो दे डोंट एक्चुअली गिव यू द पेपर्स। हाँ, वो अलबत्ता किसी ने हमारे आके चुपके से फोटोज वगैरह उतार ली और वो दे दी हूँ, तो दैट्स अनदर केस। बट ऑफिशियली कोई पेपर नहीं बोलोगे, नॉट दैट आई नो। डन हो गया। अच्छा अच्छा, लेट्स अज्यूम के जो है एक तो आपने बता दिया, मतलब चलें टेक्निकल कोर्सेज तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आई स्टडीड इन द कोर्स वर्क और आई एम गुड टू गो। अब आते हैं थोड़ा सा इंग्लिश पोर्शन की साइड पे कि जो इंग्लिश पूछी जा रही है। उसमें थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इंग्लिश जो है वो बंदा सेट 1 में दे के आता है, या एक तो मेरे ख्याल में शायद टेक्निकल साइड में आपसे नहीं पूछा जाता, सेट 1 में पूछा जाता है। तो सेट 1 जो है वो अगर एफएससी वाला स्टूडेंट दे रहा होता है तो कितना मुश्किल जो है वो सेट 1 में इंग्लिश का क्राइटेरिया? सर आप इसमें ना, यहाँ पे एक बात ये है कि देखें, मैं समझता हूँ कि मतलब
मैं समझता हूँ कि हर बच्चे का ना अपना अपना कैलिबर होता है, ठीक है। जी जी तो उस हिसाब से वो परफॉर्म करता है। तो प्राइमरीली जो मैं किसी 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 की एजुकेशन को बुरा नहीं कह रहा, या मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि एफएससी वाले बच्चे अच्छे नहीं होते, या मतलब कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं नहीं करना चाह रहा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि असल में यहाँ पर ये चीज नोटिस की जाती है कि जहाँ तक मैथ वाला क्वेश्चन होता है ना, बेसिकली सैट वन जो है सर, वो कंसेप्चुअल बेस्ड होता है सर। तो उसमें ये होता है कि वो कोई भी आपको सवाल प्रैक्टिस के लिए के देते भी है ना, तो वो ये नहीं कहते कि यार ये सवाल आ जाएगा, या इसमें वैल्यूज चेंज कर दूंगा तो ये आ जाएगा, यानी कि कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है उनके पास। मुझे नहीं पता कि कैसे एफएससी काम करते हैं, बट आई थिंक दैट दे हैव अ क्वेश्चन बैंक। शायद आपको मेरे से इससे बेहतर पता होगा, जिसमें वो करते हैं कि यार ये लॉन्ग है, इनमें से लॉन्ग आएगा, या ये शॉर्ट है, इनमें से शॉर्ट आएगा। तो उस केस में ना ये चीज इरेडिकेट हो जाती है, ये चीज होती ही नहीं है। तो उसमें अगर मतलब मेरे काफी अच्छे मैट्रिक एफएससी के भी दोस्त हैं जो बहुत ज्यादा काबिल हैं, और उनको इंग्लिश में भी कोई इतना ऐसा मसला नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे से बेहतर अच्छा कर गए। बस सर वो डिपेंड करता है कि आप बचपन से ना कैसे आपके स्कूल में ग्रूमिंग हो रही है। मतलब कि अगर आप शुरू से ही बचपन से थोड़ी बहुत बोलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सर वो ना उसमें ना वर्बल ज्यादा होता है, कि अगर अगर कोई बच्चा है जो बचपन से ही बातचीत करता हो, बचपन से ना भी सही बातचीत करता हुआ आ रहा हो, थोड़ा बहुत उसको आइडिया हो, तो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। होता बेसिकली सर ये है कि एफएससी वाले बच्चे ना इस पे गौर नहीं करते। वो अपना सब कुछ फारिग होके एंड पे जब उनके पास 2 महीने रह जाते हैं ना, तब वो सैट पढ़ने आते हैं सर। सर वहां पर ना मैं समझता हूँ कि वो लोग मार खाते हैं एज कम्पेयर टू इलेवंथ के बच्चे, क्योंकि इलेवंथ के बच्चों ने ना बाहर भी अप्लाई वगैरह करना होता है। जरूरी नहीं है एफएससी वाले भी बाहर अप्लाई करते होंगे, मतलब मैं वैसे आपको मेजोरिटी की बात बता रहा हूँ कि जो मेजोरिटी बच्चे होते हैं एफएससी वाले ना, वो जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, वो ना वो क्या नाम है उसका, 2 महीने पहले आ जाते हैं सैट पढ़ने के लिए ना। तो सर वहां पर उनको मसला होता है, बिकॉज सर जो इंग्लिश एक जैसे जुबान है, तो वो 2 महीने के अंदर काफी बच्चे इंप्रूव भी कर लेते हैं, पर वहां पर उनको प्राइमरीली मसला आता है। तो अगर सब बच्चे ऑन टाइम 4-5 महीने पहले साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे किताबों से, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना मसला होगा। पर हाँ, सैड की अंग्रेजी जो है, वो जो इंग्लिश वाला उनका पोर्शन है, दैट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, और वो हमें भी डिफिकल्ट लगता है, और वो लाइक ऑन द होल वो डिफिकल्ट होता है। जी। सो ये तो फैक्ट है। पर वही है कि जितना मेहनत करेंगे, तो ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई कर नहीं सकता। हाँ, करने वाले करते हैं सर, और जरूर कर सकते हैं सर। ठीक ठीक। अच्छा चलिए, लेट्स सपोज करते हैं कि एक कैंडिडेट हैज बीन एबल टू पास थ्रू सेट, और जो है उनका, अगर वो साइंसेस में जा रहा था तो उसने लम्स के का खुद का ट्रैक टेस्ट दे दिया या सेट टू दे दिया, जिससे भी वो अल्टीमेटली ही हैज गॉट टू द मेरिट के जो है ना, उसके बाद क्या मतलब इसके अलावा कोई इंटरव्यू भी होता है, या जस्ट इसके बाद जो है वो आपको एडमिशन मिल जाता है? मुझे इंटरव्यू एज सच कोई नहीं होता। उसके बाद अगर आपने सब डिटेल जमा करवा दी हुई है, आपकी एक्सेप्टेंस आपको फिर वो लोग ईमेल कर देते हैं, और आपका पार्सल जो है वो आपको घर भिजवा देते हैं, जिसमें वो आपको कंग्रेचुलेट करते हैं कि यू हैव रिसीव्ड एडमिशन एट लम्स, और उसके बाद दे गिव यू अ बैज वगैरह, और प्रॉपर आपको वो वेलकम करते हैं। दिस इज हाउ योर जर्नी एट लम्स बिगिंस। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, थोड़ा-सा बता दीजिएगा कि अब ऑब्वियसली अज़्यूम करते हैं कि जैसा हमारा इंटरव्यू फॉरवर्ड हो रहा है, वो एक स्टूडेंट जो है वो पास आउट कर गया है। तो अब बारी आती है कि भाई उसने यूनिवर्सिटी फीस भरनी है, और वो उसके बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर आजकल चल रहा है? मतलब ऑब्वियसली आई आई वोंट से कि आप एब्सोल्यूट टर्म्स में बताएँ, थोड़ा-सा मतलब अंदाज़ा हो जाए कि पर सेमेस्टर या पर क्रेडिट और कितना होता है। तो जो भी आ रहा है उसको अगले साल का अंदाज़ा हो कि इतनी ऊपर-नीचे हो सकती है, प्लस माइनस, लेकिन इसके करीब-करीब होगी। हाँ सर, उसमें ये एक और चीज़ ये आती है कि अगर आपने जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो आप समझते हैं कि आप फाइनेंशियल, आपको उसमें एक होती है आपके पास फाइनेंशियल एड ना। तो अगर आपको फाइनेंशियल एड चाहिए होती है, तो आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं, तभी आप ना एक और प्रॉपर अलग से पोर्शन उन्होंने बनाया हुआ होता है फाइनेंशियल एड का। जब आप अगर आप उस ऑप्शन को टेक करते हैं ना, तो आपसे वो एक बहुत लंबा तफसीली फॉर्म है जो आपको भरना पड़ता है, जिसमें आप अपने घर की एनुअल इनकम, अपने वालिद साहब का स्टेटस, फिर आपके घर में जो बिजली के बिल हैं, और बाकी इस तरह की बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल में वो लिस्ट होती है। आपको वो पूरी लिस्ट भी भरनी पड़ती है, और आप वो डॉक्यूमेंट उनको साथ भेजते हो, जिससे वो आपको आपको फाइनेंशियल एड उसको बोलते हैं। उसके लिए भी आप कंसिडर करते हैं। उसमें उसके उसके लेवल्स होते हैं। 30% एड मिलती है किसी को 50% मिलती है, किसी को 60% मिलती है, किसी को 100% में मिल जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो उसके लिए अगर आप जाते हैं, तो वहां पर आपकी फैमिली जो होती है ना, इन्वॉल्व होती है। अगर आपने फाइनेंशियल एड की तरफ जाना हो, तो वहां पर वो एडमिन भी आपसे रब्ता करती है। मेरे ख्याल से घर पे विजिट्स भी होते हैं आपके, मतलब लाइक वो दे ट्राई टू गेज के, वो उस अपनी तरफ से वो गेज करते हैं कि क्या तहकीकात हो रही है, तो वो तहकीक करते हैं, और उसके साथ ही ना वो फिर आपको
जो है क्या नाम है उसका, आपके एडमिशन लेटर के साथ आपको बताते हैं कि आपको एड मिली कि नहीं मिली। उसके उसके बाद से जो पर क्रेडिट आवर रेट है वो है अबाउट 21,000 समथिंग, जो पर क्रेडिट आवर फी है हमारी लम्स की। और उसके बाद से इसी तरह से ना जो डिग्री को डिपेंड करता है कि आपके कितने क्रेडिट आवर्स बन रहे हैं पर सेमेस्टर। तो यूजुअली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपने 4 साल में 130 क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं। तो उसके हिसाब से अगर आपको एज मिली हो तो वो कम भी हो जाते हैं आपके हिसाब से। पर लाइक ऑलमोस्ट जो 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 इंजीनियरिंग की मोस्टली जो साइंसेस की डिग्रीज है ना मोस्टली, उनके लिए 130 के अटाज आपको चाहिए होते हैं। और जो बिजनेस की भी दो एक जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री है, मैनेजमेंट साइंस की डिग्री है, उसके लिए भी आपको 130 के आवर्स ही चाहिए होते हैं। और पर क्रेडिट आवर फी जो है वो 21,000 समथिंग है, 21,500 समथिंग, ऐसे कुछ ऐसे ही ऊपर नीचे होगा, पर वो 21,000 समथिंग ही है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने पर सेमेस्टर कितने कोर्सेज लिए हुए हैं। लेट से किसी बंदे ने अगर मैं कहता हूँ 20 के आवर्स लिए हुए हैं तो उसके हिसाब से उसकी फी आ जाएगी और उसको वोचर उसके उसके पास पहुंच जाए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, आपने माशाल्लाह फाइनेंशियल असिस्टेंस को साथ ही कवर कर दिए। थोड़ा सा बताएं कि आप क्या समझते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है लम्स में मिलना कितनी का आसान है? मतलब यानी कि आपको लगता है कि ऐसा जो भी स्टूडेंट जो नीडी हो दैट लम्स मेक श्योर के एटलीस्ट जो है ड्यू टू जस्ट फीसिस वो जो है वो छोड़ के ना चला जाए लम्स में। जी सर। सर ये वो वाला एस्पेक्ट है जो मुझे खुद भी फख्र होता है अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि इफ़ आई टॉक स्पेशली अबाउट लम्स। तो देखिए सर, अगर तो आपको ज़रूरत नहीं है और आप उल्लू बना रहे हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको कुछ भी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं मिलेगी, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट एक्चुअली फिगरिंग आउट की क्या ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपको वाकई लेजिट ज़रूरत है और अगर आपके पास पोटेंशियल है, अगर आप काबिल हैं, तो मैंने यहाँ तक देखा है कि कोई बच्चा पीछे नहीं रहता लम्स किसी को। लम्स हर साल एक्चुअली ट्राइज टू इंक्रीज द कोटा ऑफ फाइनेंशियल एड स्टूडेंट्स। और बार बार जितनी भी हमारे पास आती हैं जो फाइनेंशियल आता है, हम लोग हमारी एडमिन की हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोग फाइनेंशियल स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएं। और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या नाम है उसका बच्चे जो हैं वो फाइनेंशियल एड वाले भी हैं। तो अगर तो आपको ज़रूरत है तो, और अगर आप काबिल हैं, आप समझते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें सर। ज़रूर आपका इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ ज़रूर होगा। तो किसी को ओके। भी किसी को भी ये चीज़ सोच के अपने आप को डिसहार्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज तालीम सबका हक है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ लोग वाले पूरी कोशिश करते हैं कि वो लोग सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, रिगार्डलेस ऑफ द तालीम, रिगार्डलेस ऑफ द उनका स्टेचर वगैरह क्या है। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ये तो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गई जो नीड बेस है। कोई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं कि मतलब आपने कोई जीपीए खास मेंटेन करना हो तो आपको खुद ही लम्स वाले उसको वेव ऑफ करते हो? जी सर। सर उसमें ये होता है कि मैं स्पेसिफिक टू अपने स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बात करूंगा कि सर अब इसमें ये होता है कि ना उनका कोई ऑफिशियल मेरिट नहीं होता जो वो बताते हैं कि ये क्राइटेरिया है, ये है, ऐसे नहीं होता। तो इसकी इंफॉर्मेशन बस लाइक मतलब सबको थोड़ी थोड़ी बात पता होती है, वो ऑफिशियल बात ही लीक नहीं करते हैं। बिकॉज अगर वो ऑफिशियल कोई मेरिट सेट दे देंगे तो फिर उसमें फिर ना बच्चे आके उनको चैलेंज भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो वो इतना ऑफिशियली इसको कहीं प्रिंटेड उसमें नहीं देते हैं। पर जिसका मुझे अंदाजा नहीं, शायद हो, मुझे अंदाजा ना हो, वो अलग बात है। पर होता ये ऐसा कि आपको आपकी जब आप अप्लाई करते हैं ना तो वो जहाँ तक मुझे पता है वो टॉप 50 बच्चों को ना, जब आपने फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई किया तो टॉप 50 या 100 ऐसे कुछ होता है, 50 या 100 के बेस पे वो अपना उन्होंने एक मेरिट बनाया हुआ होता है। अब वो किस बेस पे बनाया हुआ होता है वो सर, वो ओवरऑल एप्लीकेशन देखते हैं बच्चे की ना, यानी कि ओवरऑल क्या एप्लीकेशन आ रही है उसकी। और वो उस हिसाब से ना टॉप 50 को या टॉप 100 को, मेरे ख्याल से 50, शायद हो सकता है 100 भी हो, मगर वो उनको आगे स्कॉलरशिप्स मिलती है मेरिट बेस्ड। उसमें ये होता है कि जो टॉप 50 के ऊपर वाला होता है उसको 100% भी मिल जाती है, तो सबमिट में आ रहा होता है उसको 50% मिल जाते हैं, जो नीचे होता है उसको 25% मिल जाती है। तो इस हिसाब से वो मेरिट पे भी देते हैं फर्स्ट ईयर वालों को। तो सर वो जो मिलती है फर्स्ट ईयर वालों को वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड होती है। उसके बाद आपके पास जो सेकंड ईयर में आपको मिलेगी वो बेस्ड ऑन योर जीपीए होगी। अगर तो आप अपने स्कूल में, जो आपका अपना स्कूल है, जितना मुझे इस बात का इल्म है, मैं शायद इससे फर्क हो, शायद शायद मुख्तलिफ हो, जितना मुझे इल्म है सर, अगर आप अपने स्कूल में, फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग वाले स्कूल में हूँ, तो इंजीनियरिंग वाले स्कूल में अगर मेरी टॉप टॉप 10 में या टॉप 15 बच्चों में मैं आया हूँ ना,
तो फिर भी मुझे उसी हिसाब से मिलेगी। अगर मैं टॉप ऊपर होऊंगा तो 100% मिल सकती है, बीच में होगा तो 50% भी मिल सकती है, मतलब मगर वो आपके जीपीए के हिसाब से होता है कि आपका जीपीए क्या चल रहा है। लेट से 3 बच्चों का 4 पॉइंट हो है तो वो टॉप पे आ रहे हैं, उसके बाद 3.9 वाले आ गए, कुछ आ गए, तो उस हिसाब से वो टॉप 10 या टॉप 15 की लिस्ट बनती है, जिसके हिसाब से वो हर स्कूल में ऐसे ही होता है, और वो उसके हिसाब से आपको अलॉट कर देते हैं स्कॉलरशिप्स। ठीक ठीक, वो माशाल्लाह मेरिट माशाल्लाह। बेस्ड होती है। डन हो गया। अच्छा अच्छा, फीस और फाइनेंशियल असिस्टेंस को तो कवर कर लिया। अब लेट्स टॉक अबाउट द कोलीग्स जो आउटसाइड दी मतलब लाहौर आ रहे हैं, जो है ना, कुछ तो डे स्कॉलर्स होंगे जो लाहौर से ही आ रहे हैं, उनको तो वेल करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। तो हॉस्टल फैसिलिटी का क्या है ऐसे जो आउटसाइडर्स हैं, जो मतलब आउटसाइड दी लाहौर आए हैं? जिससे जो आउटसाइड लाहौर आए हैं वो लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी ये बात मेंशन करते हैं कि उनको वो डे स्कॉलर नहीं होते। वी यूज अ टर्म को हम लोग बोलते हैं हॉस्टलाइट्स। तो उसमें ये होता है कि लाम्स के अंदर प्रॉपर हॉस्टल्स बने हुए हैं, मेल्स के अलग हैं, फीमेल्स के अलग हैं, विद प्रॉपर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। तो वो लोग उसी में अप्लाई करते हैं और उनको जो है फिर एक हॉस्टल का रूम अलॉट होता है। उसमें उसमें लेवल्स होते हैं। जो फर्स्ट ईयर्स होते हैं उनको उनको रूम शेयरिंग में होते हैं। उनके रूम में दो दो लोग होते हैं इकट्ठा। अभी तो खैर मैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ विदाउट कोरोना। अभी तो खैर एक एक बंदा ही एक रूम में रह रहा है फिलहाल। पर वैसे जो होता है वो तकरीबन 2 की शेयरिंग होती है, 3 की शेयरिंग होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जाकर आप सीनियर में जाते हैं तो आपके पास सिंगल रूम भी होता है आपके पास। तो वो उस हिसाब से वो अप्लाई उस हिसाब से आप उसमें अप्लाई करते हैं। उसके चार्जेस अलग होते हैं पर सेमेस्टर, यानी कि हर सेमेस्टर में डॉर्म्स जो अगर आप हॉस्टलाइट हैं तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। उसके चार्जेस का मुझे इतना खास का आइडिया नहीं है, पर रफ एस्टिमेट जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से पर बच्चा जो है ना वो तकरीबन 30 के करीब होता होगा। जो मेरा आइडिया है, नॉट रियली श्योर, आई कैन कंफर्म यू क्योंकि मैं नहीं रहा हुआ हॉस्टल में, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट अबाउट इतना होता है पर बच्चा, पर ठीक ठीक सेमेस्टर। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आपने मुझे बता दिया कि जो है ना, अपने लम्स के 5 स्कूल्स के बारे में बता दीजिएगा। सिर्फ थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि इंजीनियरिंग एंड साइंस में स्पेसिफिकली कौन कौन सी डिग्री लम्स ऑफर कर रहा है इस टाइम? सर इंजीनियरिंग एंड साइंस में पहले हमारे पास अगर इंजीनियरिंग देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर केमिकल इंजीनियरिंग, 2 इंजीनियरिंग ये हो गई। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की डिग्री सीएस की, तो 3 डिग्रीज हो गई। फिर उसके बाद सर हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि प्योर, जैसे कहते हैं प्योर फिजिक्स, प्योर केमिस्ट्री, प्योर मैथ, 3 डिग्रीज ये हो गई, तो 6 डिग्रीज हो गई। उसके बाद एक आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, ड्यूअल जॉइंट मेजर होता है वो, तो एक वो हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 7 डिग्रीज बनती हैं जो स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग फिलहाल ऑफर कर। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आपने डिग्रीज के बारे में बता दिया। थोड़ा सा इस बारे में पिन पॉइंट करना चाहेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आपने देखा हो कि लम्स में आके थोड़ा उनके लिए इट बिकम्स लेस एफिशिएंट, के जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट ऑफ लम्स, और किनके लिए बड़ा कंफर्टेबिलिटी होती है कि वो आते ही जो है वो लम्स के एनवायरनमेंट के साथ मिटिगेट हो जाता है? थोड़ा सा इस बारे में अगर बताना चाहिए। सर अब इसमें यह है कि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों का जनरल पर्सपेक्टिव ये होता है कि जो एफएससी वाले बच्चे हैं, मैट्रिक वाले बच्चे हैं, वो इंटीग्रेट नहीं हो पाते। और कुछ लोगों का ये होता है, मतलब हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। पर यहाँ पर मैं जब अपने जाती तजुर्बे से बताता हूँ तो सर मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा 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 सिस्टम है। ये बस लोगों ने समझा हुआ है, लोगों ने परसीव किया हुआ है, इसलिए वैसा समझते हैं। मेरे बहुत से अजीज दोस्त हैं जो कि एफएससी वाले बैकग्राउंड से हैं, मैट्रिक वाले बैकग्राउंड से, बहुत अच्छे जैसे कहते हैं जिगरी दोस्त हैं मेरे। और वो बहुत ऐसे घुल मिल जाते हैं। और सर ये सब कुछ ना बच्चे की अपनी उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना चाहता है घुलना मिलना ना। क्योंकि अगर बच्चा खुद नहीं चाहेगा फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लम्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, लम्स में सोसाइटीज होती हैं, हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बाहर आए, मिले घुले, अपने आप को एक्सपोज करे। सर यही मैं आपको बात करता कि इट्स ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो इन इट सेल्फ अगर कोई चाह रहा है, कोई बच्चा है जो जो के मतलब के चाहता है कि वो घुले मिले और वो सबसे इंटरेक्ट करे, तो उसको कोई रोक नहीं रहा। तो वो निकले बाहर। अगर अगर तो देखें तो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आता है क्लास लेता है फिर वो हॉस्टल में चला जाता है, अपने हॉस्टल से बाहर ही नहीं जाता सारा दिन, तो फिर वो उसको जाहिर सी बात है मसला होगा उसके अंदर। मगर वो ऐसे भी लोग हैं सर। साहब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी अपनी पसंद क्या है। अगर आप घुलना मिलना चाहते हैं तो आप आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, आप बहुत सी चीजें आप उसमें इंटरेक्ट करें आप लोगों से। और उसमें फिर ये भी है कि अगर आप का नहीं दिल होता, नहीं मूड होता, तो आप ना भी करें।
तो वो तो हर एक की अपनी अपनी लाइकिंग होती है, कुछ चाहते हैं कि वो ना ही करें, कुछ चाहते हैं कि वो करें। तो दिस एक्चुअली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ना, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, मगर जो चाहता है करे तो ही इज फ्री टू एक्चुअली कम एंड इंटरेक्ट विद पीपल। और जिसका नहीं इतना दिल होगा तो वो ना भी करे, यानी कि कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, इट्स ऑल अप टू यू। तो वो उस हिसाब से होता है। ठीक। एनी फाइनल एडवाइस जो आपने खुद फील किया हुआ हो कि यार ये चीज मैं नहीं था कर सका, तो अगर न्यू कमर आ रहे हैं तो कम से कम मैं उनको बता सकता हूँ कि यार ये चीज जो है वो करके आए या ना करके आए, मतलब कोई भी इसमें से जो चीज जो फाइनल एडवाइस आप देना चाह रहे हो न्यू कमर्स को। हाँ, सर इसमें मैं कहना चाहूंगा कि देखें, बहुत से लोगों का ना प्री कंसीव नोशन होता है किसी एक जगह के बारे में। लेट से वो बहुत से लोगों का होता होगा, आपका भी होता होगा सर। उसमें मैं ये समझता हूँ सर कि लम्स इज अ सेफ स्पेस फॉर एवरीवन, ठीक हो गया सर। सर उसमें ये नहीं होता कि क्या नाम है उसका, अगर कोई नया बच्चा लम्स में आ रहा है तो वो, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी मर्जी है, चाहता है कि वो इंटरेक्ट करे, वो चाहता है कि वो इंटरेक्ट ना करे। मगर सर एक जनरल वॉइस में समझता हूँ कि अगर आप एक इदारे में आते हैं ना, तो आपको चाहिए होता है कि आप एक्सप्लोर करें, आप ऐसे कोर्सेज लें जो आपको पसंद नहीं भी हैं। आप इंटरेक्ट, क्योंकि सर लम्स में ये एक जो खास पॉइंट होता है वो ये होता है कि एक चंक होता है, उसको बोलते हैं इलेक्टिव्स, यूनिवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कोर्सेज होते हैं जो आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी से ले सकते हैं। जैसे मैं इंजीनियरिंग का बच्चा हूँ, मैं अभी फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, ठीक हो गया सर। तो इससे ये होता है कि आपको ना एक्सपोजर मिलता है। जरूरी नहीं होता सर कि मैंने जो चीज़ अभी पसंद कर ली शायद मैं वो आगे करूँ, मेरा मास्टर्स है आगे, शायद मैं उसमें इंजीनियरिंग ना करूँ, शायद मैं उसमें एमबीए कर लूँ, शायद मैं उसमें 100 चीजें कर लूँ। तो सर इसमें ये होता है कि लम्स की ये खास बात होती है कि वो आपको एक्सपोजर अलाउ करता है सर। तो उसमें जो भी बच्चा आया है सर, वो पढ़ाई करे साथ साथ, मगर वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, वो खेले, वो दोस्त बनाए, वो नेटवर्किंग करे, वो हमारा मतलब कि वो अपने आप को डाइवर्ट करे, अपने आप को एक्सप्लोर करे, मुख्तलिफ जगहों पे जाए, उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करे जो उसकी नेचर की नहीं है। बिकॉज ये टाइम होता है बच्चे की ग्रो करने का, एक स्टूडेंट की ग्रो करने का। तो वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें में पार्टिसिपेट की वो पहले करता हुआ नहीं आया, ताकि उसको ज्यादा एक्सपोजर मिले, ताकि वो दुनिया को देखे, ताकि उसको थोड़ा सा कहते हैं ना वो बहुत प्रॉपर उसे कहते हैं ना वो मोल्डिंग हो उसकी, और ही गेट्स टू नो अबाउट थिंग्स इन अ बेटर परस्पेक्टिव ना। सिर्फ ये नहीं कि उससे पढ़ने नहीं आए, यूनिवर्सिटी इज नॉट अ प्लेस वेयर यू आर ओनली देयर टू स्टडी, यू आर एक्चुअली देयर टू एक्सप्लोर, यू आर एक्चुअली देयर टू लर्न अबाउट योर इंटरेस्ट। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है जब आप लम से निकल रहे हो तो शायद आपने डिग्री की हो, वो आपको इतनी इंटरेक्ट ना करिए, आप कोई और चीज इंटरेक्ट करिए। तो सर वो जैसे कहते हैं ना एस्पेक्ट जो है वो सबको एक्सप्लोर करना चाहिए। जो लोगों के लिए फ्री इलेक्टिव्स वगैरह हैं, उसमें वो ये ना हो कि बस जो उन्होंने पढ़नी है वो वही वही पढ़ते हैं दोबारा दोबारा, वो कोई और कोर्सेज ले, वो कवाली का कोर्स ले लें, मतलब बहुत ज्यादा सर डाइवर्स है बहुत ज्यादा। आपके पास ह्यूमैनिटीज का कोई कोर्स ले ले, मतलब कुछ भी कर ले, और बहुत से कोर्सेज हैं, उसको ही इज फ्री, फील फ्री टू डू सो, ओनली इफ ही और शी इज विलिंग टू डू सो। तो ये पर्सपेक्टिव है सर मेरा, जो मैं चाहूंगा कि जो कोई भी लम्स आ रहा है वो इस चीज को अडॉप्ट करे और देखिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। ये 4 साल की जिंदगी होती है सर, आपको पता है जवानी के दिन होते हैं तो यही होता है सिर्फ 4 साल में। तो इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग, आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, डाइवर्स करें, और उसमें देखें, आप अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करें, आप देखें कि आपको क्या चीज पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है। तो देखें सर, बिकॉज सर लैम्स इज ओपन स्पेस, ठीक है, आपको कोई किसी चीज से मना नहीं करेगा, कोई कोई चीज करने को बोलेगा का भी नहीं। तो इट्स ऑल कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है ना। हम लोग एक डाइवर्स सेट के लोग हैं, हमारे पास गिलगित से लोग आते हैं, मेरे अपने दोस्त कोयटा से भी आते हैं, एक मेरा दोस्त गिलगित से आता है, तो वो बहुत मुख्तलिफ कल्चर के लोग होते हैं। आप आते हैं, आप घुलते हैं, आप मिलते हैं, आप सीखते हैं बहुत सी चीजें जो होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये मेरी एक कहाँ से माशा एडवाइस होगी माशा तो उसमें वो देखें। माशाल्लाह, रियली थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो बेटर वे। अच्छा, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमने सारे पर्टिनेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जो है कोई क्वेरी हो इस इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में पास कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जैन खान साहब तक जो है पास ऑन कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।